जी आज हम पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कमी होती है एक्चुअल में। तो यही हम पढ़ते हैं। पहले हमने देखा कि जब एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड किया जाता है एक सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाता है। तो आपको भी पता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या इसमें हम लिखेंगे कि जब नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट और वो हो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब ऐड किया जाता है तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और साथ में एक बात याद रखें, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये भी डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने वो देखी होगी ना कि जो सर्दियों में बर्फ जम जाती है सड़कों पे, रोड्स पे, तो उसमें आप नमक डाल रहे होते हैं। साल्ट साल्ट क्या करता है? उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको डिक्रीज कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करवा देता है साल्ट एक्चुअल में। ठीक है जी। और वो बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है और रोड साफ हो जाते हैं। अब वो पहले 1 डिग्री पर जम रही थी, लेट्स सपोज, या 0 पे जम रही थी, तो अब वो माइनस में चली जाएगी, फर्दर कम हो जाता है ना। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। ग्राफ में सिंपल यही है जो कल हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है और यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे। हम बात करते हैं एक सॉलिड अगर हो तो उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। सॉलिड सॉल्वेंट हो ना तो वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। लेट्स सपोज ये सॉलिड का है, ये सॉल्वेंट जब सॉलिड था तो इसका ये वेपर प्रेशर था। ठीक है जी। और प्योर सॉल्वेंट जब होता है तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक हो गया। और सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन का आपको पता है जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये सोल्यूशन का है। अब देखिए सोल्यूशन का कम है और सॉलिड का इन सबसे कम होता है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फर्दर डिक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका टेम्परेचर ये था आपके पास TF नॉट। और जो सॉल्यूशन है उसका अगर टेम्परेचर देखें तो ये होगा TF। अब देख सकते हैं आप सॉल्यूशन जो होता है इसका टेम्परेचर इधर को मूव कर गया, कम हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे आप हायर में से लोअर, TF0 माइनस TF, ये इक्वल होता है डेल्टा TF के। इसी को आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। और आगे वो सेम कैलकुलेशंस है, फार्मूला भी सेम ही है कि डेल्टा TF जो है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसकी डेफिनेशन भी आप खुद से बना सकते हैं कि इसको आप मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है। KFM, तो वही इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी। वही डेफिनेशन जो कल मैंने बताई थी उसी को मॉडिफाई करके आप बना सकते हैं और फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं खुद से। आगे जो मोलैलिटी होती है उसका आपको पता है वो W2/M2 मल्टीप्लाइड बाई 1000/W1। इस मोलैलिटी की जगह पे आपने ये पुट करना है और इससे आप मॉलिक्यूलर वेट
सोल्यूट का डिटरमिन करवा सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली, फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, पहले तो आपको ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डिफ्यूजन क्या होती है और ऑस्मोसिस क्या होती है। जो डिफ्यूजन होती है ये मूवमेंट होती है सब्सटेंस की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, उसको आप डिफ्यूजन बोलते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक मेम्ब्रेन फिक्स किए हुए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन है जस्ट आप कह सकते हैं। अब मैं कहता हूँ ये कंपार्टमेंट ए है और ये बी है। ए में जो है हमारे पास ये सोल्यूट एक्सेस में है, सोल्यूट एक्सेस में है, और बी जो है इसमें सॉल्वेंट एक्सेस में है, सॉल्वेंट एक्सेस में है। अब आपको पता होगा कि एक्सेस मतलब हाई, तो बी से ए में क्या होगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, और ए से बी में क्या होगा, सोल्यूट मूव करेगा। तो इसमें डिफ्यूजन हो रही है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, तब तक ये चलेगा सिस्टम जब तक के इक्विलिब्रियम कायम ना हो जाए। तब तक रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम कायम ना हो जाए, तब तक ये कंटिन्यू होता रहता है सिस्टम। यानी सोल्यूट भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है। ये तो केस है डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। अब आपको डिफ्यूजन समझ आ गई है, ऑस्मोसिस क्या होती है। देखिए, ऑस्मोसिस जो होती है ये सिर्फ सॉल्वेंट के साथ रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर वही कंटेनर ले लें आप, और यहाँ पर अब मेम्ब्रेन की बजाय हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कर देते हैं। सेमी परमिएबल जो होती है ना, ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो जस्ट फ्यू मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, यानी ये एक फिक्स साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उसी को अलाउ करती है। मैं कहता हूँ ये C1 कंटेनर है, ये C2 कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे वही सोल्यूट था एक्सेस में, सॉल्यूशन है बेसिकली ये, इसमें सोल्यूट एक्सेस में प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन है ये भी। अब ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं करने देगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इस तरह से डिजाइन करवाते हैं कि वो सोल्यूट को मूव ना करने दे, जबकि सॉल्वेंट जो होगा वो मूव कर सकेगा। तो ऑस्मोसिस में बेसिकली यही होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी जस्ट सॉल्वेंट की मूवमेंट जो होगी उसको हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है और सोल्यूट मूव नहीं करता, क्योंकि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कह देते हैं हम। और एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, ये कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उसमें एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, एनिमल मेम्ब्रेन। फिर उसमें सेलोफेन, ये सेलुलोज से बनाई जाती है। इसके बाद आर्टिफिशियल कॉपर साइनाइड की, आयरन साइनाइड की मेम्ब्रेन होती है, ये भी आर्टिफिशियल होती है, ये यूज कर ली जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। ये तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसमें दो कंटेनर हैं,
और यहाँ पर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फिक्स किया हुआ है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम। और यहाँ पर हमारे पास है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर। और सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन है जी, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है। और यहाँ पर एक आप कह लें प्रेशर लगाने के लिए एक सिस्टम ओपन है यहाँ पर। यहाँ पर पी एक्सटर्नल, बाहर से प्रेशर लग रहा है। और यहाँ पे सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में सोल्यूट एक्सेस में पाया जा रहा है। सोल्यूट जो है ये एक्सेस में पाया जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब होगा क्या कि डेफिनेटली इस मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट होता हुआ इधर आएगा, ए जो इसका कंपोनेंट है, या ए चैम्बर से बी चैम्बर की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। तो सॉल्वेंट मूव करना शुरू कर गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सेस में सॉल्वेंट इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, आप चाहते हैं कि सॉल्वेंट मूव ना करे, सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोकना चाहते हैं, सॉल्वेंट मूव ना करे, तो फिर आप क्या करते हैं, आप बाहर से प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, और सॉल्वेंट की मूवमेंट को स्टॉप करते हैं। उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू सोल्यूशन साइड, सोल्यूशन वाली साइड पे यानी बी कंपार्टमेंट में। ठीक है। दैट इज solution side that is separated by a semi permeable membrane which is used to stop the movement of solvent. This is known as osmotic pressure। और ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है, याद रख लें। ठीक हो गया जी। अगर अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या किया, मूवमेंट को मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था सॉल्वेंट की। अब इससे ज्यादा प्रेशर, लेट्स सपोज 20 पास्कल का प्रेशर हमें चाहिए था मूवमेंट को रोकने के लिए, आपने क्या किया, 25 का अप्लाई कर दिया है। अब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, 5 जो है पास्कल वो ज्यादा हो गया है। तो इस प्रेशर को हम बोल देंगे ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। इसको क्या बोल देंगे, ये जो प्रोसेस होगा ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी अब यहां से जो होगा, सॉल्यूशन वाली साइड से जो सिस्टम होगा, वो सॉल्वेंट होगा, वो मूव करना शुरू कर देगा ए की तरफ। पहले तो आपने जस्ट रोका था, अब यहां से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये सारा था ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, के कितने आपके पास सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब इसकी एक डेरिवेशन है छोटी सी, वो हम देख लेते हैं। देखें, आफ्टर डिटेल्ड स्टडी वांटॉफ ने ये शो किया या प्रूव किया कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको पाई से रिप्रेजेंट करते, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, आपको ये बात पता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम 1 मोल की बात करें तो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1/V। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/V। अगर आपको याद हो, दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये लॉ था बॉयल्स लॉ। तो वांट ऑफ ने इसको प्रूव कर दिया, इक्वेशन
ये जो है आपके पास 1 जो है, इसको हम बॉयल्स वांट ऑफ लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, ये आपके पास होता है बॉयल्स वांट ऑफ लॉ। अब डिटेल स्टडी के बाद ये भी देखा गया कि जो पाई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो आपको यहाँ से ये चार्ल्स लॉ भी मिल गया है। अगर आप ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दें तो आपको ये चीज मिल जाएगी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को वांट ऑफ इक्वेशन बोल देते हैं आप, वांट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बाकी टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ हैं। अगर इसको मजीद मॉडिफाई करना चाहे तो पाई एन ओवर वी आर टी, और एन ओवर वी बेसिकली कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी होती है, एम आर टी। तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी। तो ये आपके पास इसकी डेरिवेशन थी जो हमने देख ली है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो इससे मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई जो डिपेंड कर रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स पर, यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये ऑस्मोसिस वाला टॉपिक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अंत होता है। अब हम बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की। आप लोगों के माइंड में शायद एक क्वेश्चन दौड़ा हो कि सर आपने नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट की बात ही क्यों की, इलेक्ट्रोलाइट का क्या करें हम, इलेक्ट्रोलाइट की आपने बात क्यों नहीं की? तो चलें आपकी बात मान लेते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं रहती। इसलिए हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट अभी तक लेकर चल रहे थे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये आगे चलकर बहुत से फिनोमिना शो करवाते हैं। क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये एक्चुअल में डिसोसिएट नहीं करते, लेकिन ये डिसोसिएट कर जाते हैं। और यहाँ पर ना सॉल्यूशन में जाकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, ग्लूकोज है C6H12O6, दिस इज योर ग्लूकोज। अब होगा क्या कि इसको पानी में डाल देंगे तो ये फिर भी ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन इसका यानी एक मोल पहले था या और बाद में भी एक ही पार्टिकल है, या एक पार्टिकल पहले था बाद में भी एक ही पार्टिकल है। अब NaCl को डाल दें आप, तो पहले इसका एक पार्टिकल था, यूनिट था, या तो बाद में सर इसके दो आयंस बन जाएंगे, एक Na पॉजिटिव और दूसरा क्लोराइड नेगेटिव। तो ऐसा क्यों होता है? इसको फिर आगे चलकर वांट ऑफ एक्सप्लेन करता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उनके केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, उस पे जो आपका राउल्ट्स लॉ होता है वो वैलिड नहीं होता। यही तो रीजन थी, जितनी प्रॉपर्टीज आप लेकर चल रहे थे आप उसी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलाटाइल की बात कर रहे थे बार बार, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ये होता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन का फैक्टर नहीं होता। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कंबाइन होके नया कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना देना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है कि टूट जाना। तो ये केस आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस में नहीं होता, क्योंकि उनमें फोर्सेस बहुत खत्म हो जाती हैं, उसमें सॉल्वेंट ही प्रेजेंट होता है एक्सेस में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये जाकर या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका जो होता है राउल्ट्स लॉ ये फेल हो जाता है।
राउल्ट्स लॉ हाथ खड़े कर देता है कि जी मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं हम वांट ऑफ फैक्टर की मदद से, कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो वो बात कर लेते हैं उसकी। देखें, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, दो केसेस हैं आपके पास। मैं वैसे आपको पहले समझा ही देता हूँ वांट ऑफ फैक्टर क्या है, उसी में आगे डिसोसिएशन एसोसिएशन बता देते हैं और ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर बेसिकली इसको आई से डोनेट किया जाता है। ये क्या होता है, ये बड़ा आसान है। ये बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ओवर number of moles before dissociation और association। अब डिसोसिएशन का मतलब समझते हैं पहले, इससे हमें वांट ऑफ फैक्टर पता चल जाएगा। फिर आगे क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं जी। देखिए, इन केस ऑफ डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। मिसाल दे देते हैं आपको, NaCl है, जब टूटेगा 100% डिसोसिएट करेगा तो Na पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव बना देगा। यहाँ पे 1 मोल है इसका और यहाँ पे 2 मोल बन चुके हैं। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आप निकाल लें आई। बिफोर, आफ्टर क्या है 2 और बिफोर क्या है 1, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 आ जाएगा। तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा। इसी तरह हम मजीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप लोगों से चले क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो आपको समझ आ गई होगी। मैं कुछ लिख रहा हूँ कंपाउंड, इनमें आपने बताना है कि किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। जी, किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है यहाँ पे, A, B और C? B, B एंड C। हुज़ैफा, ठीक है, आपका मतलब B और C दोनों में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सेम आ रही है। अब देखें, इसमें आपकी जो वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है वो 3 आ रहा है और इसमें आपका वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम बनेंगे और 3 सल्फेट बनेंगे। और यहाँ पर भी आपका 4 और 1 5 5 आ रहा है। तो जो बी और सी है, इस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सेम है, क्योंकि हमें पता है सोल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इस केस में याद रखें, इन ऑल अबव एग्जांपल जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो ग्रेटर होंगी कैलकुलेटेड से। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लगाकर आप कैलकुलेट करते हैं उससे ये ग्रेटर होंगी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर आपके पास सेकंड आ जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन आप लोग इससे वाकिफ हैं वैसे। एसोसिएशन का मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कंबाइन हो जाना। तो मैं आपको बड़ी फेमस एग्जांपल देता हूँ एसिटिक एसिड की, कि इसके 2 अगर मॉलिक्यूल आप ले लें तो बेंजीन अगर आप एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्योंकि बेंजीन बेचारा नॉन पोलर होता है और ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई इतनी खास बेंजीन के साथ एसोसिएशन नहीं होती। तो ये क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल थे और ये डाइमर बना देते हैं, डाइमर बना देते हैं। चलें डाइमर आपको बना ही कर दिखा ही दें।
अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शायद मैंने आंसर बता दिया हो, लेकिन आपने सर्च ज़रूर करना है। सर्च आपने ज़रूर करना है, अपनी कोशिश ज़रूर करनी है आपने। ये टाइमर बन गया जी कि एसिटिक एसिड वाई वाई नंबर 1 क्वेश्चन नोट कर लें, फिर आगे भी बताता जाऊँगा जैसे जैसे। एसिटिक एसिड शो डाइमराइजेशन इन बेंजीन। बेंजीन में ये डाइमराइजेशन क्यों शो करवाता है? क्वेश्चन नोट कर ले। तो देखिए, दो मॉलिक्यूल थे और एक बन चुका है, तो इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो होगा वो 1 से लेस होगा ऑलवेज। तो हम एक जनरल बात कर सकते हैं कि जब भी डिसोसिएशन होगी, तो उस केस में जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वो ग्रेटर होगा 1 से, और जब भी एसोसिएशन होगी तो उस केस में वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 होगा। अब मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आपने पिछली जो प्रॉपर्टीज देखी हैं मॉडिफिकेशन उनमें ही करते हैं। आपने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उसकी डेरिवेशन आपने करनी है, वो मैंने आपको कहा हुआ है, वो बुक से एफएससी की बुक से नोट कर लीजिएगा। तो ये सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है जी। अब इसको जस्ट आपने क्या करना है, आई से वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह डेल्टा टी बी के बी एम मल्टीप्लाइड बाई आई वांटा फैक्टर से, इसी तरह पाई एम आर टी ऑफ मल्टीप्लाइड बाई वांटा फैक्टर। तो इन सब को वांटा फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एग्जैक्ट वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूले अब डिसोसिएशन के लिए भी वैलिड है, एसोसिएशन के लिए भी वैलिड है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी वैलिड है। तो ये सब के लिए आपके पास वैलिड हो गए। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि 1% आपके पास है जी कंपाउंड यूरिया, और 1% ही आपके पास है NaCl, और 1% ही आपके पास है Na2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। तो आप लोग बताएं जी, इनमें किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, या सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें किसका ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बता दें। ए, बी, आर, सी। बी। अच्छा जी, बी। ऐसा क्यों होगा? जरा बताएं अपना माइक ऑन करके, बी क्यों ज्यादा है? बी बताया किसी ने? ये पहले वाला है। सी बता रहे हैं, बी सी। नहीं, सी बताया है। हाँ जी, कोई और? अच्छा, चले कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आपने इसका बताना था, तो पहले तो आपको मोलैरिटी मालूम हो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, MRT मल्टीप्लाइड बाय वांट ऑफ फैक्टर। तो पहले तो मोलैरिटी फाइंड करनी ना। 1% का मतलब है 1 ग्राम है जी, और 60 इसका यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 है। तो 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.1 बचेगा। तो इसका आंसर तकरीबन 1 निकल कर आता है। तो 1/6। तो यहाँ पर पहली जो प्रॉपर्टी यूरिया वाली उसका आएगा 1 × 1/6, और जो दूसरा NaCl होगा उसका आएगा 2 × 2.92, एंड जो ये वाला होगा इसका आएगा 3 × 1/4 7, और साथ जो कैलकुलेशंस हैं वो साथ वो भी मल्टीप्लाई करनी है ना। 1 ग्राम 142/0.1, और यहाँ पर भी इसके NaCl के साथ 1 ग्राम 58.5
ओवर 0.1। अब जरा गौर कीजिए, ऑल दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी Na2SO4 की ज्यादा है, यानी वांटा फैक्टर उसका ज्यादा है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपका NaCl का ज्यादा है। कैसे, आपने फार्मूले में पुट करें जरा जाकर, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल कर आएगा वो NaCl का ज्यादा होगा। यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, मोल दिए होते तो फिर अलग बात होनी थी। यहाँ पर आपको परसेंटेज गिवन है, उससे आपने मोलेरिटी फाइंड करनी है, फिर आपने फार्मूले में पुट करना है, फिर वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर जाके आपने, ऐसे नहीं करना कि आपने बस देखा और तीर लगा दिया जी सही हो गया। तो कतन भी ऐसी गलती नहीं दोहराइएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। आपने फार्मूले में देखना है। इस केस में ज्यादातर अगर ऐसा सवाल आ जाए ना कि जिसमें सेम हो मास, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसको देख लिया करें। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो इस केस में मॉलिक्यूलर वेट पर थोड़ा सा फोकस कर लिया करें। ठीक है जी। हाँ तो और इसमें कोई सवाल है आपका तो बताएं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, अगर कोई सवाल है तो वो बताएं, वरना फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं जी। ठीक है, आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें आप लोग।